वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज मेरा वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज का वीडियो जो है मेरा नीट यूजी क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो तुम लोग देखो इस वीडियो को, अच्छे से समझो कुछ चीज़। और कुछ स्टूडेंट्स ने कल मुझे कमेंट किया था, जैसे राधिका ने किया था, उसके बाद से नीलेश ने किया था, मतलब कि जिन लोगों ने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उन लोगों ने थोड़ा बहुत टिप्स मुझसे मांगा था। तो आज मैं ये वीडियो तुम लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो तुम लोग देखो और बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे इसमें आपको, जो आपको जाननी चाहिए कॉलेज से में जाने से पहले कि कॉलेज में क्या होता है नहीं होता है, और काफ़ी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब मत करना भूलना चैनल को। तो चलो, तुम लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को अपने। तो सबसे पहला चीज़ जो कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, मतलब कि व्हाट्सएप चैट पे और ऐसे भी, कि एजुकेशन लोन से एमबीबीएस प्राइवेट करना कैसा है। देखो, एजुकेशन लोन का मतलब ये होता है कि तुमको 5 साल तक जो है वो ब्याज भरना होता है, केवल इंटरेस्ट भरना होता है। मतलब कि कुछ अमाउंट जो है वो कई बैंक जो है वो तय कर देते हैं। और उसके बाद जब तुम 5 साल के बाद जब पढ़ के निकलोगे तो तुमको 6 महीने का टाइम देगा बैंक, उसके बाद तुम्हारी किस्त स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम बैंक से, मतलब एक स्टूडेंट में से बोल रहा था कि वो 50-60 लाख रुपए लोन लेना चाहता है, तो बाबू सबसे पहले तो कि तुमको कोई भी बैंक, मतलब कि विजय लक्ष्मी एजुकेशन लोन होता है, मतलब इसमें जो होता है यूनियन बैंक आता है, एसबीआई आता है, कैनरा बैंक आता है, सिंडिकेट बैंक आता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक आता है। तो इस पोर्टल के तहत तुमको अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो लोन मिलता है। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि देखो, तुम एजुकेशन लोन तो ले रहे हो, लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है, अगर तुम 4 लाख से 7 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हो तो तुमको कोई सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं रखना होगा, ठीक है। लाइक तुम, मतलब कि कोई सिक्योरिटी नहीं रखोगे। लेकिन अगर तुम 7 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हो तो तुमको अपना कोई घर रखना होगा सिक्योरिटी पे, जिसको मॉर्मेंटेरियम बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तुमको रखना होगा अपना, मतलब कि कोई ज़मीन रखना होगा या खेत रखना होगा जो कि उस लोन के अमाउंट के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। और हाँ, कभी भी, मतलब कि तुमको 50-60 लाख रुपए लेकर कभी भी जो है हम ये नहीं एडवाइस देंगे कि तुम बैंक से लेकर 50-60 लाख रुपए लेकर तुम तुरंत ही वो करने लग जाओ। देखो, तुम एमबीबीएस करके निकलोगे ना तो तुम्हारी अर्निंग अभी इतना नहीं होगा कि तुम 50-60 लाख रुपए का किस्त भरने लगो। अगर तुम 50-60 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो कम से कम तुम्हारा जो किस्त बनेगा वो तुम्हारा 35,000 40,000 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ करना तुम लोग सोच समझ के करना। तो मेन टॉपिक पे अब हम आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज से जाने से पहले बच्चों को जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ें हम बताएंगे तुम लोगों को। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि तुमको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले तो कुछ फॉर्मल कपड़ा रख लेना, मतलब कि कॉलेज में वैसे तो फर्स्ट ईयर में जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब कि व्हाइट शर्ट रहता है, ब्लैक पैंट रहता है, ब्लैक टाई रहता है, और गर्ल्स के लिए जो होता है वो मतलब कि सलवार सूट रहता है, ठीक है। लेकिन तुमको कुछ फॉर्मल कपड़े रख लेना, ठीक है, वहाँ कॉलेज में पहना जाता है फॉर्मली बेसिकली। इसके बाद तुम 2 से 3 कॉपी रख लेना अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद एक टैब या फिर आईपैड खरीद लेना। कई बार टीचर जो होता है वो तुमको मतलब कि देगा कॉलेज में कि तुम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ कर आना, इस सब्जेक्ट के बारे में खोज कर आना, नोट्स बना के आना। तो टैब या आईपैड रहेगा तो तुमको उस सब चीज़ से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो तुमको रखना है स्टेथोस्कोप रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेडिको के लिए। इसके बाद स्फेग्नोमेनोमीटर रखना है जो बीपी नापने के लिए होता है। एपरेन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद तुमको बुक्स वगैरह रखनी है जो वो रखना, और उसके बाद यही सारा सामान तुमको फर्स्ट डे ले जाना है कॉलेज में। अब देखो, कॉलेज जब तुम कॉलेज जाओगे तो पहला दिन जो होता है वो तुम्हारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब कि तुम्हारा जो लेक्चर हॉल रहेगा या फिर कोई कॉलेज का ओरिएंटेशन लेक्चर हॉल रहेगा, वहाँ पे जो होता है वो सारी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को वो लोग बुलाते हैं और फिर इंट्रो वगैरह करवाते हैं उन लोगों से, मतलब जितने लोग रहते हैं, ठीक है। उस दिन तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं होंगी और होपफुली तुम्हारा व्हाइट कोट सेरेमनी जो होगा वो उसी दिन हो जाएगा, ठीक है।
अब कई स्टूडेंट मेरे से पूछे थे कि मतलब कैसा माहौल होता है, नहीं होता है। देखो कॉलेज का माहौल बहुत चिल होता है, कई कॉलेज होते हैं जो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन वाले होते हैं, मैनेजमेंट कहीं का 19-20 होता है, तो स्टूडेंट को जो होता है वो मैनेजमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट ईयर में जो होता है वो 3 सब्जेक्ट बेसिक होगा, एक जनरल एनाटॉमी होगा, एक फिजियोलॉजी होगा, एक बायोकेमिस्ट्री होगा। अगर तुम डेंटल स्टूडेंट हो मतलब बीडीएस के स्टूडेंट हो तो ये 3 सब्जेक्ट के अलावा तुमको डेंटल हिस्टोलॉजी और डेंटल एनाटॉमी जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज के सीनियर्स कहते हैं, देखो कॉलेज में जाने के बाद वहाँ के टीचर्स के बाद अगर तुम्हारा कोई नेक्स्ट मेंटर है तो वो तुम्हारे सीनियर है, ठीक है। तो हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना है, उनको मतलब कि विश किया जाता है कॉलेज में जाने के बाद, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऐसे विश किया जाता है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई मेल सीनियर है तो उनको भैया नहीं जाकर बोलना है। हम भी अपने कॉलेज के फर्स्ट डे मतलब कि किसी सीनियर को भैया बोले थे तो फिर वो हमको समझाया था कि नहीं यहाँ पे भैया नहीं बोलना होता है, यहाँ पे अगर मेल सीनियर है तो उसको बॉस बोलना होता है या फिर सर बोलना होता है, अगर फीमेल सीनियर है तो मैम बोलना होता है। देखो सीनियर रहने का फायदा तुमको ये रहेगा कि सीनियर जो होता है वो तुमको मतलब कि कॉलेज से इंटरेक्ट करवाएगा, वो तुमको कॉलेज के बारे में अच्छी बुरी चीज़ें बताएगा, वो तुमको स्टडीज़ में हेल्प करेगा, और तुम्हारा सीनियर जो है वो तुमको बताएगा कि कौन सी बुक से तुमको पढ़ना है, किस नोट से पढ़ना है, कौन सी फैकल्टी कैसे है, कौन सी फैकल्टी कैसे नहीं है। तो इन सब चीज़ के लिए अपने सीनियर से जो है वो अच्छा बॉन्ड बना करके रखना, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ तो हो गया, इसके बाद है तुम्हारा बैचमेट्स आएगा। तुमको बहुत एक्साइटमेंट लगेगा जाने के बाद कि मतलब कि हमारा कौन सा बैचमेट है, कहाँ से आया है, कहाँ नहीं है, तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, इन सब चीज़ में। लेकिन हाँ कॉलेज में गए हो तो पढ़ाई पे विशेष फोकस रखना, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में जो जो चीज़ टीचर पढ़ाता जाता है उसके साथ अगर तुम वो चीज़ पढ़ते जाओगे ना तो फिर क्या कहा जाता है तुम्हारा चीज़ जो है वो कवर अप होता जाएगा, और तुमको ऐसा नहीं है कि एग्जाम के टाइम जाकर बहुत ज़्यादा वर्ड लोड लगने लगे, ठीक है। तो तुमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो होता है मतलब हर ईयर में तुम्हारा जो होता है वो 3 टर्मिनल एग्जाम लेगा कॉलेज, और उन तीनों टर्मिनल में अच्छा करना, अच्छे से लिखना, अच्छा मार्क्स गेन करना, थ्योरी और वाइवा दोनों का एग्जाम होता है, और इसी के बेसिस पे तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो कॉलेज में जो होता है वो बहुत सारा तुम्हारा फेस्ट होगा। फेस्ट में तुम्हारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा जो है वो तुम्हारा कॉलेज में जो होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो होगा ही, इसके साथ साथ कॉलेज में और भी मतलब कि चीज़ों में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे लड़का लोग होता है वो लोग तुम्हारा पेंटिंग में कर सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में कर सकता है, फेस आर्ट में कर सकता है। लड़की लोग जो होती है वो नेल आर्ट वगैरह में करती है, मतलब जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो तो कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट सब होते रहता है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो। इसके अलावा जो होता है वो तुम्हारा फ्रेशर मतलब कि वो होगा, फ्रेशर पार्टी होगा, जिसमें तुम्हारा इंटरेक्शन जो होता है मतलब कि स्टेज पे जो होता है वो पूरे मतलब कि कॉलेज में होता है। तुम्हारा कॉलेज पूरा जो होता है वो नाम वगैरह उस दिन जाने का, अच्छे से तुमको जाने का। और फ्रेशर पार्टी में भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ होता है, मतलब कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। तो अगर तुम चाहो मतलब जिसमें भी अच्छे हो, लाइक डांसिंग में, हम डांसिंग में अच्छे थे, तुम अगर डांसिंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, मिमिक में अच्छे हो, तो उसके बाद अगर तुम्हारा स्किट वगैरह करने का मन है तो वो सब चीज़ में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा फेस्ट वगैरह का बात। इसके अलावा तुम्हारा मतलब कि हम बात कर लेते हैं क्लासेस कैसे चलेगी। देखो तुम्हारा थ्योरी के अलावा जो है हम तुमको 3 सब्जेक्ट पता है, तुम्हारा प्रैक्टिकल क्लास भी होगा। तो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल जो होता है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। लाइक तुम कैडेवर पढ़ोगे, कैडेवर का मतलब तुम्हारा जो मृत लाश होता है उसके बाद तुमको आर्टरी, वेन ये सब फाइंड आउट करने के लिए सिखाया जाएगा, कौन सा आर्टरी कहाँ से जाता है, कौन सा वेन कहाँ से जाता है, ये सब चीज़ जो है वो तुम मतलब कि एनाटॉमी में जो है वो पढ़ोगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम जब कैडेवर पे ये सब दिखाओगे तो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी से एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी में ही एक सेक्शन होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में तुमको स्टमक के, इसोफेगस जो खाने वाली नली होती है, लंग्स वगैरह के टिश्यूज के बारे में माइक्रोस्कोप पे स्लाइड दिखाया जाएगा कि ये किससे बना होता है, वो किससे बना होता है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद फिजियोलॉजी में तुमको हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड काउंट वगैरह प्रैक्टिकल में जो होता है वो मतलब कि सिखाया जाएगा लेना। इसके बाद तुम स्फेग्नोमेनोमीटर से कैसे बीपी नापोगे, ब्लड शुगर लेवल कैसे नापोगे, ब्लड शुगर मशीन से ये सब बताया जाएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में तुमको यूरिन एनालिसिस बताया जाएगा, ब्लड एनालिसिस बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। और हाँ डेंटल वालों तुम लोग को जो है वो एक्स्ट्रा मतलब कि चलेगा, मतलब कि तुम्हारी प्रैक्टिकल्स होंगी, लाइक तुम्हारे डीए, डीएच की होगी। डीए का मतलब होता है डेंटल एनाटॉमी, जिसमें तुमको टूथ वैक्स
ब्लॉक जो होता है इसमें टूथ के स्ट्रक्चर और शेप साइज का जो होता है वो कार्विंग करना होता है। और डेंटल हिस्टोलॉजी में तुमको मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीथ लाइक इनेमल, पल्प, इन सब का सेक्शन देखा जाएगा माइक्रोस्कोप पे और इन सब के बारे में तुमको बताया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा एकेडमी से रिलेटेड बात। अब तुमको हम ये बता रहे हैं कि तुमको कौन कौन सी बुक जो है वो फॉलो करनी है। देखो बेसिक बुक एनाटॉमी की जो होती है वो बीडी चौरसिया होती है। बीडी चौरसिया जो होती है वो तुम्हारी बाइबल होती है एनाटॉमी के लिए। जैसे हम लोग 12th तक में मानते थे कि एनसीईआरटी जो होता है वो बाइबल होता है नीट के लिए, बायोलॉजी का एनसीईआरटी, तो वैसे ही एनाटॉमी का मतलब बीडी चौरसिया जो होता है वो तुम एनसीईआरटी ही समझो, ये तुम्हारा एक पाथ देता है तुम्हारा, और ये बाइबल होता है एनाटॉमी के लिए। ये जो होता है वो तुम्हारा 4 पार्ट वॉल्यूम में आता है। पहले वॉल्यूम में तुम्हारा अपर लिम्ब रहेगा, हाथ वाथ के बारे में, अपर के बारे में पढ़ना है। सेकंड वॉल्यूम में तुम्हारा लोअर लिम्ब रहेगा। थर्ड वॉल्यूम में तुम्हारा हेड एंड नेक रीजन रहेगा। और हाँ, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए हेड एंड नेक रीजन वाला पार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फोर्थ पार्ट जो होगा वो तुम्हारा ब्रेन और ब्रेन स्टेम सेल और स्पाइन्स वगैरह से रिलेटेड होगा। इसके बाद एनाटॉमी का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का भी तुम्हारा क्लास होगा। उसके बाद तुमको ऑस्टियोलॉजी भी होगा जिसमें तुमको बोन्स दिखाया जाएगा। उसके बाद स्कल दिखाया जाएगा, हाफ स्कल दिखाया जाएगा, जिसमें तुमको फाइंड आउट करना रहेगा कि ये नर्व कहाँ से निकल रहा है, ये फोरामेन कहाँ से निकल रहा है, ये चीज कहाँ से निकल रहा है। तो ये सब चीज तुमको ऑस्टियोलॉजी में बताया जाएगा। ऑस्टियोलॉजी के लिए जो बुक होता है वो तुम्हारा जो ऑस्टियोलॉजी का बुक है वो तुम्हारा बुक होगा पोदार का। इसके बाद इंडरबीड सिंह का तुमको एम्ब्रियोलॉजी लेना है। एम्ब्रियोलॉजी में मतलब कि तुम्हारा जब भी प्रेगनेंसी वगैरह के समय जो होता है वो जो फेटस होता है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर कब डेवलप होता है, इन सब चीज के बारे में एम्ब्रियोलॉजी में जो होता है वो पढ़ाया जाता है। इसके बाद तुमको एटलस लेना होगा। एटलस जो होता है वो तुम्हारा ये चीज होता है एनाटॉमी का, क्योंकि देखो एनाटॉमी अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ईयर में जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को लगता है वो एनाटॉमी लगता है। ठीक है, तो एटलस में तो पूरा ह्यूमन एनाटॉमी का जो होता है मतलब ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो डायग्राम वगैरह दिया रहेगा और उसी में तुमको बताएगा कि कैसे तुम्हारा क्या कहा जाता है, कौन सा वेन कहाँ से निकल रहा है, कौन सा आर्टरी कहाँ से निकल रहा है, जस्ट लाइक ज्योग्राफी वाला एटलस। ठीक है, ये तुम्हारा बॉडी का एटलस रहेगा। ये एटलस तुम्हारा 2 राइटर का आता है, एक जो होता है नेटर्स का होता है, दूसरा ग्रेव्स एनाटॉमी होता है। तो देखो तुम नेटर्स का भी ले सकते हो, ग्रेव्स का भी ले सकते हो, ये तुम्हारा चॉइस है, या तुम्हारे जो सीनियर सजेस्ट करे, जो कॉलेज सजेस्ट करे वो लोग। हम तो नेटर्स का लिए थे और नेटर्स अच्छा भी होता है। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो पैथोलॉजी फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में तुम्हारा वही जो तुम 11th और 12th में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन सबके बारे में पढ़े उसी को तुम्हारा बढ़ा के इसमें जो 9th चैप्टर था 11 के सेल बायोलॉजी वो तुम्हारा यहाँ पे फिजियोलॉजी में आ जाएगा। पहला चैप्टर सेल होगा। तो इसके लिए जो बुक होता है वो तुम्हारा गाइडन होता है, ज्ञानांग होता है, एके जैन होता है और शुम्भुलिंगम होता है। हमको पर्सनली जो है वो एके जैन बहुत अच्छा लगा था। हमारे कॉलेज में तो वैसे हमको लिस्ट जो मिला था उसमें शुम्भुलिंगम दिया गया था, लेकिन हम एके जैन पढ़े थे। एके जैन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनेगा, प्रिसाइज होगा। और हाँ, ध्यान रखना कि मेडिकल का एक ईयर का सब्जेक्ट दूसरे ईयर से मतलब कि जुड़ा हुआ होता है, तो कभी भी तुम कोई ईयर स्किप मत करना, सब ईयर अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए जो होता है वो सत्यनारायण की बुक आती है। सत्यनारायण हम नहीं पढ़े थे, हमारे कॉलेज में जो मेडिकल कॉलेज के फैकल्टीज थे, जैसे कि तुम्हारा फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी के, बायोकेमिस्ट्री के जो फैकल्टीज थे वो बहुत अच्छा थे, तो हम बायोकेमिस्ट्री जो थे वो नोट से टोटल किए थे, हम सत्यनारायण नहीं पढ़े थे। इसके बाद तुम्हारा डेंटल वालों के लिए जो होता है डेंटल एनाटॉमी और डेंटल हिस्टोलॉजी होता है। तो डेंटल एनाटॉमी का जो मतलब कि वो वाला बुक होता है स्टैंडर्ड बुक होता है वो तुम्हारा व्हीलर्स होता है, तुम व्हीलर्स लो। बालाजी आता है, बालाजी में नोट्स टाइप दिया रहेगा तो वो तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा होता है। और डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए तुम्हारा ऑर्बन्स अच्छा होता है। और दूसरा माझी जोस होता है। माझी जोस इज जस्ट लाइक एनाटॉमी का एटलस, जिसमें एक तरफ डायग्राम दिया और दूसरे तरफ उसके बारे में कुछ दिया है। इससे तुम्हारा 2 मार्क्स वाला यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन अच्छे से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब हो गया कि तुम ट्रिप पे जाने का सोच रहे होगे, तुम बहुत एक्साइटेड हो गए कि कॉलेज पे जाएंगे, ट्रिप करेंगे, खूब करेंगे, करो खूब करो। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना हमेशा कि कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी होता है 75% और किसी कॉलेज में जो होता है 80% होता है। तुमको फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम में बैठने के लिए या यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने के लिए, नहीं तो कॉलेज वाला तुमको फाइन लगाएगा, कॉलेज वाला तुमको मतलब कि कोई भी रूल रेगुलेशन में बांध सकते हैं। तो हम हमेशा अपना अटेंडेंस क्लियर रखना। मेस वगैरह जो होता है वो फर्स्ट ईयर को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है कि उनकी टाइमिंग फिक्स होती है। जैसे ही तुम सेकंड ईयर में जाओगे तो ये सब रिस्ट्रिक्शन हटने लगता है। तो मेस में जाकर शांति से खाना वाना खा के तुमको अपने रूम में आ जाना है। हम लोग जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फर्स्ट ईयर का बच्चा लोग क्या करता है, वो लोग सब इकट्ठे झुंड में जाता है, खाना वाना खा के वापस आ जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद कभी भी तुम्हारा कॉलेज में सीनियर जो है अगर तुम्हारा नाम पूछे और तुम्हारा पूछे नीट का स्कोर का है, कहाँ से हो, उसके बाद तुम्हारा क्या कहा जाता है, नीट का प्रिपरेशन कहाँ से किया, तो इन सब चीज को तुमको कभी भी जो है वो रैगिंग नहीं समझना है। रैगिंग आजकल जो है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल हर कॉलेज में जो है बैन कर रही है, हर मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज दोनों में बैन कर रही है। तो इस चीज को कभी रैगिंग मत समझना, वो तुम्हारा बस बता रहा है, वो तुम्हारा बस इंट्रो ले रहा है, इससे अधिक कुछ भी नहीं ले रहा है। और बाकी कॉलेज में बहुत चिल करो। हाँ, एक चीज और हम बताना भूल गए, अगर मान लो तुम्हारे कॉलेज का कोई सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, उसमें पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुम कुछ नेट का सब्सक्रिप्शन आता है, जैसे अगर तुम एमबीबीएस वाले हो तो तुम एनाटॉमी सबका जो है वो मैरो ले लो, उसके बाद डांस का सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रेप लेडर का सब्सक्रिप्शन ले लो, इन सबसे पढ़ सकते हो। और बीडीएस वाले हो तो तुम सीडीज ले लो, डॉक्टर भाटिया ले लो, डैम्स तुम भी ले सकते हो, प्रेप लेडर का मेडिकल सब्जेक्ट तुम भी ले सकते हो, मेराइटर्स ले लो, तो इससे तुम्हारे स्टडी में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है, तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है और एंजॉय भी करना है। फर्स्ट ईयर में बहुत मजा आएगा, किसी तरह का लोड मत लेना। और हम तुमको ओवरऑल एक व्यू दे दिए है, मतलब कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का हॉस्टल तुम्हारा लाइफ कैसा रहेगा और तुम्हारा वो कैसा रहेगा, मतलब कॉलेज का लाइफ रहेगा। हाँ, हॉस्टल में पहले दिन जाओ तो हो सकता है सीनियर तुमको बुला के तुम्हारा इंट्रो विंट्रो लिया, तुम्हारे रूम में आकर ले। हमारे रूम में सीनियर लोग आकर हमारा इंट्रो लिया था, तो इंट्रो इज नॉट रैगिंग, इंट्रो बहुत अच्छा है। सीनियर से बना के रखो, बैचमेट से बना के रखो, जितना बना के रखोगे उतने फायदे में रहोगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बताना तुमको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस तुमको कैसा लगा, तो तुम लोग देखना वीडियो और फिर बताना हमको कि सब चीज कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हम तुम लोग के लिए लेकर आएंगे, वो तुम्हारा कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा नीट के मतलब तुमको कौन से रैंक पे जो होता है, कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा, कितने पे ओपन होगा, कितने पे नहीं होगा और किस स्टेट पे कितनी सीट्स हैं, ये सब चीज हम लेकर आएंगे। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में लेकर आएंगे। तब तक बने रहो मेरे साथ। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट करके जाना। चलो बाय, मजे करो।